गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। हम जो है कल हमने जो स्टार्ट किया था, फिफ्थ चैप्टर में शुरू किया था, दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग शुरू किया था। उसमें हमने कल जो बातें की थी, जो डिस्कस किया था हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, वो हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या था। तो उसके आपके 4 स्टेप्स उसमें थे। दैट वाज फर्स्ट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना कि आप कौन कौन से काम करने जा रहे हैं, उनको पहले एक लिस्ट बना लेना और फिर उन वर्क को डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने के बाद में ताकि हर आदमी को अलग अलग काम दिया जा सके, ताकि ओवरलैपिंग या ओवरबर्डन ना हो। फिर दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन था, जो आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया था कि 4 कामों को अलग अलग आपने तोड़ लिया था कि कौन सा फंक्शन कैसे होगा। जैसे ही गाड़ी बनाना जो है वो काम तो एक ही है, पर गाड़ी बनाने, मारुति गाड़ी बनाएं तो उसमें उसके कामों को कई टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। टायर बनाने का काम अलग है, टायर फिट करने का काम अलग है, इंजन अलग बनाएंगे, चेसी अलग बनाएंगे, आपके ग्लासेस अलग होंगे, आपके स्टीयरिंग अलग होगा, व्हील्स अलग होंगे। तो अलग अलग उनमें किया जा सकता है। और अब उसके बाद में डिपार्टमेंटेशन कि काम के आधार पे या आपके डिवीज़न के आधार पे जो है डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। और थर्ड था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उनका डिपार्टमेंट बनाने के बाद में उनको ड्यूटीज असाइन कर देते थे कि आपको कौन कौन सा काम करना है, और ये उनको जो एक रिटर्न लेटर हम दिया करते हैं, उसको हम जो बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज गिवन टू देम, इट मीन दिस जॉब इज असाइन टू देम एंड इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वाज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, means who will be senior and who will be subordinate. We have to discuss it, and it will be decided that he will be the senior and you will be the junior. It means you will report to your senior. तो उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, वो रिलेशनशिप इसमें हम क्लियर करते हैं। ठीक है जी। तो कल हमने ये जो है 4 टाइप के आपके जो ये हमने किए थे कि आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आपका था कि इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी ऑर्गेनाइजिंग की। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ऑर्गेनाइजिंग क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट इज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट इज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग है, एवरी इंडिविजुअल इज असाइन ए पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। टोटल वर्क का उसको पार्ट किया जाता है, उसको पूरा काम जो है वो हेलो, अटक टक क्या रे आवाज़। ओके, हाँ जी। तो ये कहता है कि बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, कि स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा होगा। स्पेशलाइजेशन में विशिष्टीकरण, मीन्स ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन ए जॉब, दैट इज़ कॉल्ड ए स्पेशलाइज्ड। तो ये कह रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजिंग में है, एवरी पर्सन इज गिवन ए पार्ट ऑफ द टोटल जॉब, नॉट ऑफ द होल ऑफ द जॉब इज गिवन टू हिम, एंड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क स्मॉलर यूनिट असाइन टू द एनी पर्सन, एंड इफ ए पर्सन who does this job again and again, and this is work is also assigned according to their qualifications। उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया जाता है कि इफ ए पर्सन हु इज इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन ही इज गिवन द जॉब ऑफ मैकेनिकल, एंड इफ ए पर्सन इज क्वालिफिकेशन हैविंग द डिजाइनिंग, तो उसको डिजाइनिंग का काम दिया जाएगा। तो उसको जो है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको काम दिया जाता है, एक पार्ट, उस काम का एक टोटल काम का एक पार्ट दिया जाता है। and a person who does these things again and again, automatically he became specialized, and his performance repeatedly will increase। तो नेचुरली कि एक आदमी को एक ही काम दिया जाए और वो काम जो है 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार करेगा, तो नेचुरली ही बिकेम परफेक्ट। तो वो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये स्पेशलाइज हो जाएगा। तो हमें स्पेशलिटी का बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास में हम जो काम करें वो इस प्रकार का हो कि बिल्कुल फिनिशिंग हो उसकी, कोई उसमें कमी ना रह जाए।
तो यानी वो काम तो स्पेशलाइज ही किया जा सकता है। एंड स्पेशलाइजेशन अराइव्स व्हेन ए क्वालिफाइड पर्सन गिवन ए जॉब and he does it again and again, then he gets the perfection, and this perfection is called as specialization। तो पहला आपका फ़ायदा तो ये है कि स्पेशलाइजेशन इसमें स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग किया है। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया यानी आपने काम को बांटा नहीं, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेकंड, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आवाज़ नहीं आ रही, मैं देखता हूँ बेटा एक बार, अगर ऐसा कुछ है तो बाकी आनी चाहिए आवाज़ तो आप लोगों तक। मेरे पास तो क्लियर आ रही है। हाँ बेटा, आपके नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं? मैं अपना नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, आप भी अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। फ्लाइट मोड पे जा करके देख लीजिए कि हो सकता है कि कई बार नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। पता नहीं फ़ोन हैंग हो गया मेरा, ये किस चक्कर में हो गया, या तो ओवरबर्डन हो गया फ़ोन के ऊपर। हाँ जी, क्या अब मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हेलो, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है क्लियरिटी इन रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्लियरिटी आपको होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि हाउ पावर्स एंड अथॉरिटी इज एंजॉय बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और मैनेजर्स। ईच मैनेजर नो एवरी very clearly how much he can give order and from who he has to receive orders। मीन्स आपका जो सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है आपने जो प्रोसेस में देखा था, ये उसी को बात कर रहा है कि मीन्स क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप। एवरी मैनेजर, एवरी पर्सन नोज at what post he has appointed, what is his authority and what is his responsibility, means from where he will get the orders and whom he can give the orders, what are his authority and what are his responsibility। तो क्लियर आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है, क्योंकि आपका जो उसमें जो स्टेप था उसमें आपने देखा कि डिफाइनिंग वर्किंग रिलेशनशिप, तो उसके अंदर यही थी कि किसको क्या काम करना है और किसको कौन रिपोर्ट करेगा। तो इससे आपकी वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी इसमें हो पाता है, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका वर्क जो है वो डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेसी डबल हो या ओवरलैपिंग हो, बिकॉज यू असाइन द डिफरेंट जॉब्स टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लैरिफाइंग दी जॉब रिलेशनशिप। आप उनकी जॉब रिलेशनशिप को क्लियर करते हैं और उनको जो आप क्लियर बताते हैं कि आपने ये काम करना है, और उसमें आपने वर्क को जो डिवाइड किया था, डिवीजन ऑफ वर्क किया था, उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेशन किया था, तो उससे ऐसा कोई चांस नहीं रहता कि कोई काम दो बार हो या किसी काम की ओवरलैपिंग हो जाए या किसी काम की डुप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है उनको जब जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियर कर दिया था कि आपको कौन सा काम करना है, और फिर आपने जो रिलेशनशिप उनकी डिफाइन की थी उसमें भी आपने क्लियर कर दिया था कि आपको कौन से काम करने और किससे आप ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो बाय दिस वे देयर विल बी
proper utilization or optimal utilization of all the resources. Means every man has given the job and every machine is assigned to any person, or any job is assigned to any person to a specific post. It means all the things are go in a systematic manner. तो इस प्रकार से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज नहीं होगा. नेक्स्ट इज एडॉप्शन टू चेंज. एडॉप्शन टू चेंज. चेंज के लिए एडॉप्शन करना, यानी वेन एवर ए चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, then with the help of the organization function these change can be adopted systematically. क्योंकि when you have created an organization, you have defined all the posts in advance. It means you have clearly defined the relationship, and if any change requires, then you will change in specific department. Means you require the change in production department, means आप production method आप change करना चाह रहे हैं, तो without any disturbing other departments, you will give the training to the production department, or you will make the change in a production department. इसका ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को easily change उसमें कर सकते हैं, आप उसको modify कर सकते हैं, आप उसको जो है suitable बना सकते हैं. तो आपका इसमें adoption to change भी easy होगा. If there will be no organizing, अगर कोई पोस्ट ही नहीं, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो चेंज तो आप ला ही नहीं सकते फिर तो, क्योंकि काम कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट आल्सो मस्ट बी इफेक्टिव. वो एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव इसके अंदर हो पाता है बिकॉज इन द ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर रिलेटेड जॉब आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. एक जैसी जो जॉब हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर हम ले आए, उससे एक यूनिफिकेशन हो गया, एक रूपता सभी के अंदर आ गई है. एंड द एफर्ट ऑफ हार्मनी वर्क, और इस प्रकार से जो है जो काम है उसके एफर्ट्स में हार्मनी आपकी होगी, यानी सौहार्द होगा, क्योंकि सारे एक जैसे काम एक ही डिपार्टमेंट में हैं. एवरी पर्सन हु इज इन दैट डिपार्टमेंट नो ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्किंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट. तो इसके अंदर आपका जो रिलेशनशिप है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो बड़े ध्यान से इस प्रकार से इफेक्ट किया बनाया जाता है कि उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे. मीन्स यू हैव वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, next is the sale department, next is the marketing department. It means you have put all the activities related to the production department in production, and all the activities related to the sales that are kept in sale department, and a proper coordination is created between the production department and the sale department. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, ही विल बी द एक्सपर्ट ऑफ हिज बिजनेस, अपने काम से एक्सपर्ट होगा, तो नेचुरली वो अपना जो है 100% उसको दे पाएगा, क्योंकि वो हर वर्कर के काम को जानता होगा. अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो मशीन के बारे में नॉलेज होगी उसको, और मटेरियल कैसे बनता है उसकी नॉलेज भी होगी, वर्कर क्या गलती कर सकता है उसकी वो भी नॉलेज होगी. तो इस प्रकार से उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होगा. और फिर इन सभी के ऊपर जो एक डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर है उसको सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, तो वो भी उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा. तो इस प्रकार से आपका जो है एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे तो फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं होगा. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. सिक्स्थ इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. आपका एक्सपेंशन और ग्रोथ भी पॉसिबल तभी हो पाता है इफ़ यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, कंपनीज कैन इजीली मेट टू द चैलेंज एंड एक्सपेंड देयर
एक्टिविटीज़ एंड ए प्लान्ड मैनर। कि अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग है तो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके यूज़ करते हैं। एंड एनी चैलेंज कम टू द कंपनी विल ईजी टू हैंडल दैट चेंजेस। इट मीन्स कंपनी कैन मेक द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ इन देयर बिजनेस। क्योंकि उनके पास में एक्सपर्ट लोग हैं, ऑलरेडी उनके पास में डिपार्टमेंट्स हैं। अब उनको कोई नए डिपार्टमेंट्स और बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई और प्रोडक्ट लाइन को ले सकते हैं या अपने बिजनेस को अगर सेल बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में रिसोर्सेज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल होता है कर्मचारी, डबल एन होगा ये पर्सनल। पर्सनल का मतलब PROSNEL है पर्सनल। पर्सनल होता है कर्मचारी, पर्सनल होता है आदमी व्यक्ति का, और ये पर्सनल, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आगे चैप्टर में आएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ए पर्सन, ए मैनेजर डेलीगेट इज अथॉरिटी टू द नेक्स्ट वन, तो डेलीगेशन कहलाता है। तो आपका जो डेलीगेशन जो है वो मैनेजर का रूटीन का काम है कि वो अपना काम आगे देते रहते हैं, और इस प्रकार से जो बंदा आगे काम को लेता है तो उस बंदे को वो काम करने का एक्सपीरियंस है उसको मिल जाता है, यानी वो डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से मैनेजर जो है डे टू डे के अपने वर्कलोड को कम करने के लिए इस प्रकार की डेलीगेशन वो करता रहता है। और जब डेलीगेशन करता है तो नेचुरली उस डेलीगेशन से जिन एम्प्लॉयज़ को डेलीगेशन का जो है वो मौका मिलता है तो नेचुरली उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो थे वो आपके पास में थे जी कि आपके इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वो कौन से हैं। तो ये आपके 7 प्रकार की हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है तो 6 पॉइंट आपने देने होते हैं। तो यहाँ पर 7 पॉइंट हैं, एक आध भूल जाते हैं तो इधर से आ जाएगा, वरना कोई भी पॉइंट आप बना करके अपने व्यूज़ उसके ऊपर डाल दीजिए कि हमारे हिसाब से ये है, तो वो भी आपका सही माना जाएगा। क्योंकि थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप वही लिखें जो बुक में है, आपको जो लगता है आप एक्सप्लेनेशन वैसे कर सकते हैं। ये बुक के राइटर के एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ में मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप अपना दे सकते हैं जो आपके हिसाब से समझ में आए, ठीक है। तो पहला आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आप समझ गए होंगे कि एक आदमी को एक काम दिया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एंड ही वर्क्स देयर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ही विल बिकम द परफेक्ट। इट मीन्स इट विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन। तो इससे आपका स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप इस आदमी से काम करवा रहे हैं जिसको काम का काफ़ी अनुभव है, तो वो फ़ायदा आपको मिलेगा, यानी आपकी अच्छा प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड है क्लैरिटी इन रिलेशनशिप। तो आपकी रिलेशनशिप में क्लियरिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर जब ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तो इसमें क्लियरली जो है रिलेशनशिप डिफाइन की जाती हैं। हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द सबॉर्डिनेट, एंड व्हाट आर द अथॉरिटी फ्रॉम whom ही विल गेट द ऑर्डर एंड टू whom ही विल पास द ऑर्डर। तो उसमें क्लियर हो जाता है, तो ये क्लियरिटी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम रिलेशन ऑफ रिसोर्सेज means there will be the optimal utilization of resources, because every person is assigned job separately under the department method. It means there will be no misuse of the resources, no overlapping, no duplication of job. It means the optimal utilization will be there. कोई मशीन खाली नहीं रहेगी, कोई वर्क खाली नहीं रहेगा, तो आपका जो है ज़्यादा बढ़िया रिसोर्सेज का यूज़ होगा। अडॉप्शन टू चेंज means if any change is required in the company or in the organization, then that can be easily changed, because any change can be take place in any department, whole organization will not be affected. अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेंज करना तो आप कर सकते हैं इजीली, कि आप वहाँ पर किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकते हैं या उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Naturally, every in organization there are so many department, and every department head is the expert of their job, and therefore he know all the things about the
working of every employee and every machine. It means it will lead to the effectiveness of administration. क्योंकि सारे के सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे तो नेचुरली इफेक्टिव होगा एडमिनिस्ट्रेशन में. और नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. तो नेचुरली एक्सपेंशन और ग्रोथ भी होगा कि इफ देयर विल बी एक्सपर्ट पीपल्स the having the good departments, then company, if the company requires to make the expansion or the growth of the business, it can do easily. आराम से कर सकती है क्योंकि उसके पास में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, इतने ज़्यादा उसके पास में डिपार्टमेंट्स में रिसोर्सेज हैं कि वो एक्सपेंशन और ग्रोथ कभी भी कर सकती है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि आपके कर्मचारियों का विकास भी इसमें होता है. मीन्स इन द सीरीज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नेचुरली मैनेजर सारे काम खुद नहीं करता, ही डेलीगेट हिज अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट आल्सो कैन delegate it to the next. It means a chain of delegation is there, and by delegation they get a experience of decision making. तो जिस आदमी को डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो नेचुरली वो आदमी जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और वो जो है धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है और इस प्रकार से उसका माइंड का डेवलपमेंट भी काफ़ी हो जाता है. तो ये जो है आपके पास में मैंने आज आपको करवाया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है जी. इसमें किसी को कुछ पॉइंट पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क. कल हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के हैं, एक आपका फंक्शनल है और एक आपका डिविजनल है. ठीक है. तो हम कल जो इसमें फंक्शनल को करेंगे और परसों फिर हम डिविजनल को करेंगे. ठीक है. ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर है पर ईजी है और इंटरेस्टिंग है. ठीक है. इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हैं कि किस प्रकार से एक बिजनेस को चलाया जाना चाहिए. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नहीं कोई ऐसा? ओके, थैंक यू. तो हम कल फिर मिलेंगे. आज के लिए इतना ही.